नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। नंदीग्राम में हुए कथित हमले में उनके पैर, हाथ और गले में चोट आई थी, जिसके बाद उनकी एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें उनके पैर में प्लास्टर दिख रहा है। इस दौरान ममता ने अस्पताल से वीडियो संदेश जारी कर कहा था कि वो जल्द ही अस्पताल से बाहर आकर व्हीलचेयर से चुनाव प्रचार करेंगी। पश्चिम बंगाल चुनाव में आज से संयुक्त किसान मोर्चा की भी एंट्री हो गई है। संयुक्त किसान मोर्चा बंगाल में एक के बाद एक 5 रैलियां आयोजित करेगा और इनमें बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील करेगा। किसानों ने बीजेपी को वोट न देने को लेकर नो वोट टू बीजेपी कैंपेन भी चलाया है। इसी कैंपेन के तहत आज से किसानों ने बंगाल में महापंचायतों का दौर शुरू कर दिया है। आज योगेंद्र यादव समेत किसान नेताओं ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मोदी सरकार ने किसानों के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया है उसके बारे में बताया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों ने कहा कि मौजूदा बीजेपी सरकार ने किसानों के साथ जो किया है उसके बाद उन्हें वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। ममता बनर्जी पर कथित हमले के बाद टीएमसी ने अपने घोषणा पत्र के ऐलान का कार्यक्रम टाल दिया था, जिसके बाद अब कहा गया है कि पार्टी अपना घोषणा पत्र 14 मार्च को जारी करेगी। वहीं ममता बनर्जी की हालत स्थिर बताई जा रही है। हालांकि ममता कह चुकी हैं कि वो जल्द ही अस्पताल से बाहर आएंगी और व्हीलचेयर पर प्रचार करेंगी। टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पर्चा दाखिल करने से पहले उन्होंने नंदीग्राम में हवन किया और पदयात्रा निकाली। बता दें, ये सीट बंगाल चुनाव की सबसे चर्चित सीट बन चुकी है। इस सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी नामांकन दाखिल किया है और मंदिर दर्शन के दौरान ही उन पर कथित हमला हुआ था, जिसके बाद राजनीति गर्मा चुकी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी के बड़े नेताओं को जगह दी गई है। हालांकि इसमें G23 के नेताओं को जगह नहीं दी गई है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का नाम शामिल है। इसके अलावा सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू, अभिजीत मुखर्जी, अशोक गहलोत, कैप्टन अमरिंदर सिंह, भूपेश बघेल जैसे नेताओं का भी नाम शामिल है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दांडी यात्रा के 91 साल पूरे होने पर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि बापू के दांडी मार्च की परंपरा आज देश के अन्नदाता निभा रहे हैं। किसान विरोधी मोदी सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह सत्याग्रह को कुचलने में लगी है, पर जीतेगा सत्याग्रह ही, अहंकार नहीं। आज क्वाड समूह की पहली बैठक हुई, जिसमें भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने हिस्सा लिया। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हम अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के कारण एकजुट हैं और इस आपसी सहयोग को नए मुकाम पर लेकर जाएंगे। इस बैठक का फोकस कोरोना महामारी, कोरोना की वैक्सीन को लेकर आर्थिक मदद, पर्यावरण बताया जा रहा है। वहीं इसके अलावा इस बैठक को एशिया में चीन के बढ़ते दबदबे से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में फूट पड़ गई है और करीब 3 दर्जन पार्टी पदाधिकारी आज राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी में शामिल हो गए हैं, जिसको कुशवाहा की पार्टी का आरजेडी में विलय बताया जा रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी ने ट्वीट कर रालोसपा के विलय की घोषणा की है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा है कि रालोसपा के संस्थापक सदस्यों, प्रदेश अध्यक्ष, प्रधान महासचिव, प्रदेश प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, राष्ट्रीय, प्रांतीय और बिहार इकाई के प्रमुख नेताओं द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी को पार्टी से निष्कासित कर रालोसपा का राजद में विलय करने पर सभी का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही पूरे राज्य में सड़कों, हाईवे और फुटपाथ के किनारों पर बने धार्मिक स्थलों को गिराने जा रही है। सरकार इसके लिए पूरी तरह तैयार है और ऐसा हाईकोर्ट के आदेश पर किया जा रहा है। योगी सरकार ने सभी जिलों के अफसरों को निर्देश दिया है कि वे मुख्य सचिव को ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची उपलब्ध कराएं। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सड़कों, हाईवे, गलियों के किनारे किसी भी तरह के धार्मिक स्थल के निर्माण की अनुमति नहीं है और अगर 1 जनवरी 2011 के बाद ऐसा कोई धार्मिक स्थल बना है तो उसे तुरंत गिरा दिया जाएगा। भारत सरकार को सौंपी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में नौकरियों के चयन में दलितों के साथ भेदभाव होता है, इसलिए नौकरियों की पूरी भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों के नाम ना बताए जाएं। भारत सरकार को ये सुझाव दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक शोध विंग ने दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सरकार के सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने इससे भारतीय समाज में दलितों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कहा था। बता दें, अभी आईएएस जैसी परीक्षाओं में, लिखित परीक्षाओं में तो नाम नहीं बताया जाता है, लेकिन इंटरव्यू में तो ये बता दिया जाता है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे दलितों के सरनेम को देखकर उनके साथ भेदभाव किया जाता है और उनके चयन के मौके कम हो जाते हैं। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी एमपीएससी की परीक्षा अब 21 मार्च को होगी। पहले इसे कई बार स्थगित किया गया था। परीक्षा के स्थगित होने के बाद महाराष्ट्र में मचे बवाल के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गुरुवार को ही कहा था कि यह परीक्षा स्थगित नहीं की जाएगी और इसे 22 मार्च से पहले कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि परीक्षा की तारीख शुक्रवार को घोषित की जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए इस आश्वासन के बाद परीक्षा स्थगित किए जाने के विरोध में महाराष्ट्र में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि किसी भी राज्य का चुनाव आयुक्त तो एक स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला गोवा सरकार के सचिव को राज्य चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार देने पर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही गोवा सरकार को अपने कानून सचिव को राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाने को लेकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो व्यक्ति सरकार में कोई कार्यालय संभाल रहा है उसे राज्य चुनाव आयुक्त नहीं नियुक्त किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि एक परेशान करने वाली तस्वीर है कि एक सरकारी कर्मचारी जो सरकार के साथ रोजगार में था गोवा में चुनाव आयोग का प्रभारी है। ऐसे छात्र जिन्होंने 12वीं कक्षा में फिजिक्स, मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री नहीं ली है वे भी अब इंजीनियरिंग के कोर्सेज में प्रवेश ले सकते हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। AICTE ने 2021-22 से BE और BTech के कोर्स में प्रवेश लेने के लिए 12वीं कक्षा में मैथमेटिक्स और फिजिक्स को ऑप्शनल यानी वैकल्पिक कर दिया है। अब तक इंजीनियरिंग के कोर्सेज BE, BTech में प्रवेश लेने के लिए 12वीं कक्षा में मैथमेटिक्स और फिजिक्स अनिवार्य विषय थे। इसका मतलब है कि जो व्यवस्था अब तक थी उसे बदल दिया गया है और अब 12वीं कक्षा में अलग अलग विषय लेने वाले छात्र भी इंजीनियर बन सकते हैं। AICTE के इंजीनियरिंग के लिए मैथ फिजिक्स को वैकल्पिक करने के फैसले की शिक्षाविदों ने आलोचना की है। शास्त्रा डीम्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर S वैद्य सुब्रमण्यम ने TOI से बातचीत में कहा कि इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए मैथमेटिक्स बुनियाद की तरह है और ऐसे छात्र जो मैथमेटिक्स में कमजोर हैं ब्रिज कोर्स उनके लिए रेमेडियल कोर्स की तरह है। उन्होंने कहा कि ब्रिज कोर्स 12वीं कक्षा की मैथमेटिकल की जगह नहीं ले सकता। कहने का मतलब साफ है कि बच्चों को मैथमेटिक्स उसी तरह पढ़ाई जानी चाहिए जिस तरह अभी पढ़ाई जाती है, वरना उनके इस विषय में आगे भी कमजोर होने का खतरा बना रहेगा। जिस एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड से करार कर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोरोना वैक्सीन बना रहा है उसी एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन पर कई यूरोपीय देशों में तात्कालिक तौर पर रोक लगा दी गई है। ये रोक डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड ने गुरुवार को लगाई। ये देश अब इस वैक्सीन की पड़ताल करने के बाद इस पर आगे फैसला लेंगे। इन देशों की चिंता ये है कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद कुछ मामलों में ब्लड क्लॉटिंग यानी खून जमने की समस्या आई है। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की अब तक दुनिया भर में तारीफ की जाती रही है। डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड में कोविड-19 वैक्सीन एस्ट्राजेनेका पर तात्कालिक रोक के बाद अब थाईलैंड ने भी इस पर रोक लगाई है। ऐसा इस वैक्सीन के लगाने के बाद खून के थक्के जमने की रिपोर्ट के बाद किया गया है। हालांकि अभी थाईलैंड में कोई ऐसा केस नहीं आया है, लेकिन उन्होंने एहतियातन इस पर रोक लगाई है। यूरोप के कई देशों द्वारा एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन पर रोक लगाने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है कि ऐसा करने की कोई वजह नहीं मालूम होती है। WHO के प्रवक्ता मार्गरेट हैरिस ने संवाददाताओं से कहा कि हाँ, हमें एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का उपयोग करना जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि एस्ट्राजेनेका बेहतरीन वैक्सीन है। महाराष्ट्र में फिर से कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते नागपुर के बाद अब अकोला में भी लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। अकोला में आज रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा पुणे में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। बता दें, देश में बढ़ रहे मामलों में 60% मामले महाराष्ट्र से हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, जिसके बाद भारत की शुरुआत काफी खराब रही है। भारत ने KL राहुल, शिखर धवन और विराट कोहली के रूप में 3 विकेट 30 रन के अंदर ही गंवा दिए हैं। आज रोहित शर्मा को नहीं खिलाया गया है। भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। उन्होंने यह कारनामा लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे एकदिवसीय मैच में बनाया है। मिताली भारतीय महिला वनडे क्रिकेट टीम की कप्तान है। वो भारत की ओर से अब तक 212 वनडे मैच खेल चुकी हैं, जिसमें उन्होंने 7 शतक और 54 अर्धशतक लगाए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सुप्रीमो नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी सेना पर आरोप लगाया है कि वो उनकी बेटी और PMLN की नेता मरियम नवाज को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं।
नवाज शरीफ ने कहा कि अगर मरियम के साथ कुछ भी बुरा होता है तो उसके लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा, ISI चीफ जनरल फैज हमीद और जनरल इरफान मलिक जिम्मेदार होंगे। नवाज शरीफ ने कहा है कि सेना पाकिस्तान के लोकतंत्र को पैरों तले कुचल रही है और उसको हिसाब जल्द ही देना पड़ेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।